सुबह का समय है। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। तभी आरती अपना 10वीं का रिजल्ट लेकर वहां आती है। पापा मम्मी, मेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है। मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आगे साइंस लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है लड़की? साइंस की पढ़ाई में कितना ज्यादा खर्चा आता है, पता भी है तुझे? अरे साइंस लेकर क्या कर लेगी ये? अरे हमारी रोली को देख, 12वीं पास करके चुपचाप घर का काम सीख रही है। आखिर में तो तुझे भी वही करना है ना। चुपचाप वो पढ़ाई कर ले जो हम कह रहे हैं, वरना वो भी बंद कर दूंगी। तभी घर का छोटा बेटा आरव अपना रिजल्ट लेकर वहां आता है और पापा जी, मेरा रिजल्ट भी आ गया है। मैं सप्लीमेंट्री देकर जैसे तैसे पास हो गया हूँ। पापा जी, मुझे भी डॉक्टर बनना है और मैं भी साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा। अरे मेरा शेर, पास तो हो गया ना, बस वही बहुत है। और हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे डॉक्टर बना कर रहूंगा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम तेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, तेरी सबसे अच्छी कोचिंग लगवाएंगे और तेरे लिए महंगी महंगी किताबें भी लाएंगे। तू एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा। पापा जी, कैसा इंसाफ है? आप भैया को सपोर्ट क्यों कर रहे हो और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है और तुझे एक दिन ये घर छोड़कर जाना है। पराया धन है तू। और सुन ले, अगर तुझे इतना ही पढ़ने का भूत सवार है ना तो खुद ही पैसे कमाना और खुद ही अपनी फीस भरना। हम आज के बाद तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। हाँ, मैं दिन रात एक कर दूंगी, खुद पढ़ाई करूंगी और एक दिन डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आरती अपने कमरे में बैठी है। उसके पास बहुत कम किताबें हैं और वो टेंशन में है। मेरे पास तो मेन सब्जेक्ट्स की किताबें भी नहीं हैं और एग्जाम बिल्कुल पास आ गया। मैं क्या करूं? अब मुझे पापा जी से ही मदद मांगनी होगी। आरती अपने पापा के पास जाती है और पापा जी, मेरे एग्जाम आने वाले, मुझे पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी किताब भी चाहिए थी। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। कोई पैसे नहीं है मेरे पास तेरी किताबों के लिए। दिमाग खराब कर दिया है इस लड़की ने। तभी आरव वहां आता है और पापा जी, मुझे एक नया फोन खरीदना है, मुझे फोन की बहुत जरूरत है। अरे बस इतनी सी बात? अरे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं अभी पैसे देता हूँ तुझे। पापा तो भेदभाव कर रहे हैं। मुझे किताबों के लिए पैसे नहीं दिए और भैया को फोन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह आरती पार्क में अपनी सहेली कविता से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं और एग्जाम सिर पर है। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं। क्या मेरा डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा? तू इतना टेंशन मत ले, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। कविता अपने बैग से स्मार्टफोन निकालती है और आरती को देती है। ये मेरा पुराना स्मार्टफोन है, तू इस पर पढ़ना शुरू कर और तू किताबों की भी टेंशन बिल्कुल मत ले। जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो मैं अरेंज करवा दूंगी। थैंक यू, तूने आज सच में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। आरती अब 12th क्लास पास कर लेती है। दोपहर का समय होता है। घर के हॉल में उसके माता पिता और पड़ोस के ताऊजी ताईजी बैठे हैं। तभी आरती उनके पास आती है। पापा मम्मी, मैंने 12th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब मुझे शहर के बाहर वाले एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, अब इस जवान लड़की को तुम लोग शहर से बाहर कॉलेज भेजोगे? बिल्कुल सही कह रही है ये। अरे बेटा, अब क्या करेगी तू आगे पढ़ लिख कर? तुझे तो आखिर में चूल्हा चौका ही करना है। अरे भाई साहब और भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे कॉलेज और तेरी डॉक्टरी से। सुन ली तूने अपने बाप की बात? अब चुपचाप घर बैठ और कान खोल कर सुन ले। अगर तुझे कॉलेज में जाना है तो भले ही जा, लेकिन मैं तुझे इस पढ़ाई के लिए अपनी जेब से एक पैसा नहीं देने वाला। आरती ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगर पापा एक पैसा नहीं देंगे तो क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं कॉलेज का फॉर्म भर दूंगी और इस तरह सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। आरती अगले दिन से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और आज आरती थकी हुई कॉलेज से घर लौटती है। आज तो सच में बहुत हालत खराब है। अभी तो मुझे रात भर जागकर बहुत सारी नोट्स भी बनानी है। महारानी जी आ गई कॉलेज से, अब चल सीधे किचन में जा और सबके लिए खाना बना। और कल हमारे घर पे कुछ खास रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए जाकर पहले तो तू पूरे घर की साफ सफाई कर। मम्मी, चाची जी, मैं सुबह से कॉलेज में थी और फिर मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। प्लीज
आज आप लोग बना लीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मैंने बोला है वैसा कर। आरती चुपचाप रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन रात का समय था। आरती अपने कमरे में नोट्स बना रही थी। तभी मीना के कमरे से तेज लाउड स्पीकर की आवाज आती है। इतने शोर में मैं कैसे पढ़ूंगी? मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। मुझे चाची को बोलना ही पड़ेगा। आरती उठकर मीना के कमरे में जाती है, जहां जाकर देखती है कि वो लाउड स्पीकर से कनेक्ट करके मजे से टीवी देख रही है। चाची जी प्लीज ये टीवी की आवाज थोड़ी बंद कर दो। मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। इस शोर में मैं नोट्स बना नहीं पा रही हूँ। तेरे नोट्स के चक्कर में मैं अपना सीरियल छोड़ दूं क्या? मेरी जिंदगी में यही तो एक एंटरटेनमेंट है। बस कुछ दिनों की बात है चाची जी, प्लीज समझिए ना। अगर तेरे को ज्यादा परेशानी है ना तो बाहर जाकर सड़क पर पढ़ ले। आरती दुखी होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज की वजह से वो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती और नोट्स नहीं बना पाती। अगले दिन रात के 3 बजे हैं और आरती अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी सावित्री गुस्से में उसके कमरे में आती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? रात के 3 बजे रात भर ये बल्ब जलाकर रखती है तू। इसे बंद नहीं कर सकती क्या? मम्मी वो बस थोड़ा सा सिलेबस रह गया था, बस वही कंप्लीट कर रही थी। और ये देख, नवाबजादी का कूलर भी फुल स्पीड पर चल रहा है, इसका बिल कौन भरेगा? सावित्री गुस्से में अंदर जाती है और स्विच के पास जाकर आरती के कमरे की लाइट बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं अपने नोट्स कैसे बनाऊंगी? अगली सुबह है। आरती अपने नोट्स को लेकर दुखी हो रही है और कॉलेज के बाहर बेंच पे बैठी है। तभी उसका सीनियर विक्रम वहाँ आता है। हाय, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस वो मैंने अपने मेन सब्जेक्ट्स की नोट्स नहीं बनाए हैं और एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कैसे पास होंगी। अरे यार, बस इतनी सी बात, तुम फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। अरे चिल करो, ये लो तुम मेरे नोट्स ले लो, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। विक्रम अपने बैग से नोट्स निकालकर आरती को देता है। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आपको भी तो पढ़ाई करनी होगी ना। अरे मैं सीनियर हूँ, मेरे ये एग्जाम हो चुके हैं, तुम बेझिझक इनमें से अपने नोट्स बना लो। आरती के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो दोनों बैठकर नोट्स बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों कॉलेज टाइम के बाद कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे थे। तुम हर वक्त बस बुक्स और नोट्स में ही घुसी रहती हो। मुझे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है और इसके लिए मुझे बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सुनो कल हम दोनों पास वाले मंदिर चलें? मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ मन्नत मांगनी थी। ठीक है, कल कॉलेज के बाद हम लोग मंदिर चलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती और विक्रम रोज मिलते थे। एक दिन विक्रम आरती की प्रोजेक्ट में हेल्प करने उसके घर आता है। ये जो रोज रोज एक नया छोकरा तेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाता है, ये कौन है? पापा, वो मेरा सीनियर है कॉलेज में। वो बस मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स और नोट्स में हेल्प करने आया था और कुछ नहीं है। शक्ल से तो वो तेरा दोस्त कम और तेरा आशिक ज्यादा लग रहा था। तू हमें मत सिखा कि जवान लड़के लड़कियों के घर क्यों आते हैं। हमने भी दुनिया देखी है। आप लोग प्लीज कुछ भी मत बोलिए, वो सच में सिर्फ मेरा सीनियर है। ये बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विक्रम और आरती दोनों कॉलेज के बाहर खड़े थे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं भी शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है अभी। अरे चिल करो, शादी करने का मतलब ये थोड़े है कि तुम अपना करियर छोड़ दोगी। तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और करियर कंटिन्यू कर सकती हो। क्या सच में तुम्हारी फैमिली मान जाएगी? बिल्कुल यार, मेरी फैमिली बहुत अच्छी और ओपन माइंडेड है। मेरी खुद की बहन भी पढ़ रही है और मेरी माँ तो बहुत ही स्वीट है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। मेरी शादी भी होने वाली है और मैं अब बिना किसी टेंशन के डॉक्टर भी बन जाऊंगी। अगले दिन आरती अपने माँ बाप को विक्रम के बारे में सब कुछ बता देती है। यही सब करने जाती थी तू कॉलेज में? मेरे जीते जी इस घर में ये लव मैरिज का तमाशा नहीं होगा। पापा, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे परिवार से। सबसे बड़ी बात, वो लोग हमसे 1 रुपए का दहेज भी नहीं मांग रहे। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, मुझे यकीन है। प्लीज मान जाइए ना। आरती की बात सुनकर सावित्री राजीव को साइड में ले जाती है। सुनिए जी, अगर वो लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बिना खर्चे के एकदम सिंपल शादी में लड़की विदा हो जाएगी और हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, जा बोल दे उन्हें बात करने के लिए। अगले दिन दोनों परिवार एक पार्क में मिलते हैं और शादी की बातें करते हैं। विक्रम और आरती बस खड़े होकर देख रहे थे। देखिए बहन जी, आजकल के ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये अपनी मीठी मीठी बातों में शरीफ घरों की लड़कियों को फंसा लेते हैं।
ओह हेलो भाई साहब, जबान संभाल कर बात कीजिए, ऐसे लड़के नहीं होते। आजकल की लड़कियां ज्यादा चालू होती हैं। लड़कियां ही अपनी ब्यूटी और क्यूटी दिखाकर अमीर और सीधे साधे लड़कों को फंसाती हैं। दोनों परिवारों में ऐसे ही बहस होती है। विक्रम और आरती समझाते हैं, जिससे शादी फिक्स हो जाती है और एक मंदिर में उनकी शादी कर दी जाती है। शादी वाले दिन ही दोपहर में आरती का एग्जाम होता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज मेरा फाइनल एग्जाम है और मुझे अभी के अभी सेंटर जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। आरती अपनी सहेली कविता के साथ एग्जाम सेंटर चली जाती है। रात को अपनी सहेली कविता के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। ये क्या तमाशा है? ऐसी थोड़ी होता है कि शादी के बाद बहू अपने ससुराल आने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ सड़कों पर घूमे। माँ जी, वो मेरा। अरे मॉम, मैंने बताया तो था आपको कि इसका आज फाइनल एग्जाम था, इसलिए ये एग्जाम देने गई थी। अब आ गई ना, तो प्लीज बात को यहीं खत्म करो। आरती की सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह आरती की पहली रसोई होती है और वो ढेर सारा खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सारा नाश्ता बहुत अच्छा बना है। खाना खाकर सभी आरती की बहुत तारीफ करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। अगले दिन हॉल में आरती की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे वाह कौशल्या, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे सिर्फ शक्ल से ही सुंदर नहीं है मेरी बहू, बहुत पढ़ी लिखी है, मेडिकल की पढ़ाई की है इसने। जल्दी ही मेरी बहू शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनेगी। हमने तो अपनी बहू को पूरी आजादी दे रखी है कि वो अपना करियर बनाए। मेरी सास सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आरती अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ चेक कर रही थी। अचानक खुशी से दौड़ते हुए हॉल में आती है। माँ जी, मेरा जॉब का ऑफर लेटर आ गया है। मैं फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे बस 10 दिन बाद ज्वाइन करना है। व्हाट? अब जॉब आपका क्या करना है आपको? आपकी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी मैरिड लाइफ को संभालो। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमें घूमने जाना है। पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अरे चुप करो तुम दोनों, मेरी बहू ने इतनी मेहनत की है तो जॉब क्यों नहीं करेगी? बहू तो आराम से अपनी जॉब ज्वाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरी जॉब लग गई है ना, कर ले तू ज्वाइन, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तू घर का काम छोड़कर अपनी ये डॉक्टरी कैसे करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आरती अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी कौशल्या उसे रोक लेती है। बहू सुन जरा, आज शाम को ना अपने घर कुछ बहुत ही खास रिश्तेदार आने वाले, वो पहली बार तुझसे मिलने आ रहे हैं, तो तू ऐसा करना, आज ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ जाना। आज तो मेरी जॉब का पहला दिन है माँ जी, मैं पहले ही दिन जल्दी कैसे आ सकती हूँ? देख ले बहू, अगर घर की नई बहू ही रिश्तेदारों के सामने नहीं होगी तो वो क्या सोचेंगे। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन फिर से सुबह का समय था। आरती तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है, तभी रीना उसे रोकती है। एक्सक्यूज मी भाभी, आज आप ना दिन में लंच टाइम तक ही वापस आ जाना। दिन में? पर क्यों? क्योंकि आज मेरी कॉलेज की बहुत सारी सहेलियां घर आ रही हैं, तो आपको अपने हाथों से उनके लिए पास्ता, पिज्जा और स्नैक्स बनाने हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही माँ जी के कहने पर जल्दी छुट्टी ली थी, मैं रोज रोज ऐसे हाफ डे कैसे ले सकती हूँ? अरे बहू, घर की छोटी ननद ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है और तुम उसे भी मना कर रही हो। ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी। आरती दोपहर में घर आ जाती है। वो बहुत थकी होने के बावजूद भी रीना की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। अगले दिन सुबह आरती बहुत जल्दी तैयार होकर हॉल में आती है, तभी बहू, आज हम सबको अपने गांव जाना है। आज हमारी कुल देवी की पूजा है और पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। पापा जी गाँव? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं आज छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने कल भी हाफ डे लिया था। कुल देवी की पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी डॉक्टरी। ठीक है। आरती को ना चाहते हुए भी छुट्टी लेनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आरती पेशेंट का इलाज कर रही थी, तभी उसके सीनियर डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर, ये क्या चल रहा है? तुम इस हॉस्पिटल में क्या करने आई हो? सॉरी सर, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन तुम इस पूरे महीने में मुश्किल से सिर्फ 15 दिन की ड्यूटी पर आई हो। ऐसे नहीं चलता। सर वो मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। सुनो, ये तुम्हारी जॉब है, अगर तुम इसे सीरियसली नहीं ले सकती तो कल से मत आना। ये बोलकर सीनियर डॉक्टर नरेंद्र वहां से चले जाते हैं। रात बहुत हो जाती है। रात को आरती लेट घर पहुंचती है। आ गई महारानी, घड़ी देख रात के 10 बज रहे हैं। माँ जी,
आज हॉस्पिटल में बहुत एक्स्ट्रा काम था। एक पेशेंट इमरजेंसी में आ गया था, उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे रुककर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। ओह प्लीज भाभी, अपनी ये झूठी कहानियां हमें मत सुनाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जाओ और जाकर सबके लिए रात का खाना बना। हम सब भूखे बैठे तेरी वजह से। माँ जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे से खाना नहीं बनेगा, प्लीज बात को समझिए। तू इस घर की बहू है, कोई गेस्ट नहीं। खाना तो आज तुझे ही बनाना पड़ेगा। आरती मजबूरी में रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। सारा काम खत्म करते हुए उसे रात के 1:30 बज जाते हैं। वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है। आज तो सच में मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। अरे ये अपना रोना धोना बाद में करना, जाओ जाकर मेरे लिए एक कड़क सी कॉफी बना कर लाओ। सुबह से हॉस्पिटल में थी, फिर आकर मैंने सबके लिए खाना बनाया, बर्तन धोए। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा, मैं तो यहाँ बैठकर आराम करता हूँ ना दिन भर। मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरी भी तो ड्यूटी होती है। तुम्हें घर आकर खाना नहीं बनाना पड़ता। मेरा दिमाग मत खाओ और चुपचाप जाकर कॉफी लाओ। आरती फिर विक्रम के लिए कॉफी बनाकर लाती है। अगले दिन शाम को जब आरती घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर में कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी बैठे हुए हैं। अरे आ गई मेरी डॉक्टर बहू, आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। देखो ये है हमारी शर्मा जी हैं और ये दूर वाले मामा जी हैं। इनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। अब आप चिंता मत करो शर्मा जी, मेरी बहू बहुत अच्छी डॉक्टर है, अब आप सबका इलाज कर देगी। माँ जी, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अरे बेटा, पुण्य का काम है, अपनों का इलाज करने में कैसी थकान। आरती को मजबूरी में सभी का इलाज करना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी पड़ोसी और रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं। अब खड़ी क्या है, जा जाकर पूरे घर की साफ सफाई कर और रात का खाना बना। माँ जी, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं पता, घर का काम तो ही करेगी। तभी वहाँ पर विक्रम आता है। आरती उससे बात करना चाहती है लेकिन विक्रम उसे इग्नोर करके चला जाता है। आरती को मजबूरी में घर का काम करना पड़ता है। आरती किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी वहाँ कौशल्या आती है। अब तो तेरी जॉब पक्की हो गई और तेरी सैलरी भी आने वाली है। जी माँ जी, देख बेटा, हमारे घर का ये उसूल है कि घर की बहुएं अकेले अपने पास पैसे नहीं रखती। तू ऐसा कर, जो तेरा सैलरी अकाउंट है ना, उसे अपने हस्बैंड रिहान के अकाउंट के साथ ज्वाइंट करवा दे। ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही कर दूंगी। कुछ समय बीत जाता है और आरती की पहली सैलरी आती है। आरती अपने बेडरूम में अपनी सास और विक्रम के सामने खड़ी मेरी थी। सैलरी आ गई है और वो जॉइंट अकाउंट में जमा हो गई है। मुझे कल कुछ अपने लिए नए कपड़े और कुछ जरूरी मेडिकल बुक्स खरीदनी है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी कोई पैसे नहीं मिल सकते, वो भी फालतू खर्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फालतू खर्चे? वो मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कह दिया ना, नहीं है पैसे। बाजी देखिए ना, मुझे मेरी ही सैलरी के पैसे नहीं दे रहे। अरे तो क्या हुआ, शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे कपड़े ही चाहिए ना तो मेरी रिया के बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हैं अलमारी में, तू वो ले ले। आरती समझ चुकी थी कि उसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। वो वहाँ से चली जाती है। आरती की जिंदगी बस घर के कामों और हॉस्पिटल के बीच पिस कर रह जाती है। आरती बहुत थक गई थी। एक दिन आरती अपने केबिन में बैठी थी और वो बहुत थकी हुई थी। वो बैठे बैठे अपने बेंच पर ही सो जाती है। तभी डॉक्टर, ये क्या है? जी सर, सॉरी सर। तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी टाइम पर सो रही हो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम एक डॉक्टर हो? सर, मैं घर के कामों की वजह से रात भर सो नहीं पाई थी, बस गलती से आंख लग गई थी। मुझे तुम्हारी ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सुननी। अगर तुम घर और जॉब एक साथ मैनेज नहीं कर सकती तो ये जॉब छोड़ दो। सीनियर डॉक्टर नरेश गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। आरती की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से लग रही थी, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून तो कभी नाइट, और ऊपर से पुरानी छुट्टियां कवर करने का प्रेशर भी था। आरती थकी हारी अपने कमरे में जाती है तो विक्रम बैठा बैठा अपना फोन चला रहा था। तभी मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल में दिन रात की शिफ्ट करनी पड़ती है और फिर घर पर आकर घर का काम भी करना पड़ता है। मैं थक गई हूँ। अरे तुम कोई इकलौती डॉक्टर नहीं हो दुनिया में, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी भी ड्यूटी होती है, मैं भी तो सब हैंडल करता हूँ। तुम घर आकर खाना बनाते हो क्या? तुमसे कोई नौकरों की तरह घर की सफाई करवाता है? तुमने शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करेगी, लेकिन अब कहाँ है वो सपोर्ट? मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम है, मेरी माँ से, मेरी फैमिली से, मुझसे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। विक्रम गुस्से में बाहर चला जाता है। कहीं मैंने इससे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? जब ये मुझे कॉलेज में मिला था तब तो कितनी बड़ी और मीठी बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। अगले दिन आरती अपनी दोपहर की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड कविता से मिलने कॉफी कैफे जाती है। देख,
मुझे पता है तू अपने घर और हॉस्पिटल के बीच बहुत परेशान है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात थी जो मुझे तुझे बतानी थी। मैं इस कैफे में अक्सर आती हूँ और मैं कल भी यहीं थी। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने कल इस कैफे में तेरे हस्बैंड को देखा था। अरे तो क्या हो गया, आ गया होगा कॉफी पीने के लिए बस। मैंने तेरे हस्बैंड को एक लड़की के साथ देखा था और वो उस हॉस्पिटल की नर्स है जहाँ वो काम करता है। क्या बकवास कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी तभी विक्रम एक लड़की के साथ वहाँ आता है। देख, मैं ऐसी लड़की की बात कर रही थी। विक्रम और वो नर्स आरती से कुछ दूरी पर बैठे हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। विक्रम अपनी जेब से एक रोज निकालता है और मुस्कुराते हुए उस नर्स को देता है। ये सब क्या है? मतलब विक्रम सच में मुझे धोखा दे रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई कविता। आरती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। आरती गुस्से में अपने कमरे में आती है। विक्रम बेड पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। मुझे सब पता चल गया, तुम्हारा उस नर्स के साथ अफेयर चल रहा है ना, जो तुम्हारी हॉस्पिटल में काम करती है। ये क्या फालतू की कहानियां बना रही हो तुम? झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने आज तुम्हें खुद अपनी आंखों से कैफे में देखा उस नर्स के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। ये सब बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन आरती रात को 11 बजे अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी उसका फोन बजता है। हेलो मैम, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। एक लेडी की डिलीवरी करवानी है और कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और कोई और सीनियर डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। मैम, हमने आपके घर के बाहर एम्बुलेंस भेज दी है, आपको अभी के अभी आना पड़ेगा। हाँ, तुम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने की तैयारी करो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आरती फटाफट उठकर तैयार होती है और ड्यूटी जाने लगती है। ये रात के 11 बजे क्या तमाशा है? तुम सोते रहो, मुझे ड्यूटी पर जाना है, एक इमरजेंसी केस है। आरती नीचे हॉल में आ जाती है, तभी कौशल्या उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ जा रही है तू इस वक्त? माँ जी, बहुत इमरजेंसी केस है, मुझे अभी जाना होगा। तो कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, डॉक्टर्स को एक शपथ दिलवाई जाती है कि हम कभी किसी पेशेंट को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे। मैंने अपने करियर के लिए इतना स्ट्रगल किया है, वो भी बस लोगों की मदद करने के लिए। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। अगर तुझे अपना घर बसाना है ना, तो अपने करियर को भूल जा। तू बता, तू क्या चुनती है, घर या? घर टूटता है तो टूट जाए माँ जी, पर मैं आज उस पेशेंट की जान जरूर बचाऊंगी। ये सब बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद आरती अपने ससुराल जाने के बजाय अपने मायके जाती है। मायके में कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी उसकी माँ कहती है, ये क्या तरीका है आरती? तुझे अपने मायके में पड़े हुए कितने दिन हो गए हैं? ना कोई फोन आ रहा है, ना तू अपने ससुराल जा रही है। माजरा क्या है? शादीशुदा लड़कियों को मायके में 2-4 दिन ही रहना अच्छा माना जाता है। अब जा, अपने घर जा और वहाँ का काम धाम संभाल। आरती उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। रात को राजीव और रणवीर घर आते हैं तो सावित्री उनको आरती के बारे में सब कुछ बताती है, तो गुस्से में दोनों उसके कमरे में जाते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो कब तक हमारे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरी शादी कर दी है हमने, तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। कल सुबह ही अपने ससुराल जा और वहाँ जाकर अपना घर संभाल। बस बहुत हो गया, मैं कल सुबह का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त घर से जा रही हूँ, ठीक है? जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। आरती रोते हुए अपना सामान पैक करती है और रात को ही अपने मायके से निकल जाती है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती के मायके वाले और ससुराल वाले एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ दोनों का आमना सामना होता है। तो अरे समधन जी, आप लोग भी आए हैं? वैसे हमारी आरती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो तो कितने दिनों से घर छोड़कर भाग गई है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। वो तो अपने मायके ही गई थी मुंह फुलाकर, और आप हमसे क्या पूछ रही हैं? क्या मायके गई थी? लेकिन समधन जी, वो तो कई दिन पहले ही रात को अपना सामान लेकर वापस अपने ससुराल के लिए निकल गई थी। लेकिन वो तो हमारे घर आई ही नहीं। ये सब सुनकर राजीव और सावित्री टेंशन में आ जाते हैं। वो तुरंत पार्टी छोड़कर अपने घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचते ही मीना आरती की दोस्त कविता को फोन करती है। भाभी, भाई साहब, आरती तो अपनी सहेली के घर पर है। अगले दिन सुबह सभी कविता के घर पहुंचते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? पापा, मैं वहाँ ससुराल नहीं जा सकती। मेरे लिए वो जगह अब खत्म हो चुकी है। चुप कर करमचली, तूने तो हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। चुपचाप अपना बैग उठा और अपने ससुराल चल। सावित्री आरती को जबरदस्ती उसके ससुराल वाले घर ले जाती है। आरती अंदर नहीं जाती, बाहर ही खड़ी हो जाती है। आवाज सुनकर कौशल्या और विक्रम वहाँ आते हैं। समधन जी, इस लड़की की अकल घास चलने गई थी, आप इसे माफ कर दीजिए।
मम्मी, ये आप किससे माफी मांग रहे हैं? ये लोग बहुत घटिया है और ये विक्रम, इसने मुझे धोखा दिया है। इसका अपनी स्टाफ की नर्स के साथ मेरे पीठ पीछे अफेयर चल रहा है। ये लड़की अपनी जबान पर लगाम लगा ले। शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरा करियर बनाने देगा, मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि इस घर की बिना सैलरी वाली नौकरानी हूँ। आप लोगों ने मेरी सैलरी तक छीन ली मुझसे। शट अप, जस्ट शट अप। तुम शट अप। तुम और तुम्हारी फैमिली चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़कर सिर्फ तुम्हारे घर के बर्तन मांजूं, पर मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। मेरा तुमसे और इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। तो जा भाड़ में जा तू, हमें भी तेरे जैसी घमंडी और कामचोर बहू की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने आज अपना ससुराल छोड़ा तो याद रखना कि तू मेरे घर भी नहीं आ सकती है। अगर तू रहेगी तो अपने ससुराल में ही रहेगी, मायके में आने की हिम्मत भी मत करना। हमारे लिए तू मर चुकी है। ठीक है मम्मी, ना मुझे आपके मायके में रहना है जहाँ बचपन से मेरे साथ भेदभाव हुआ, और ना मुझे ससुराल में रहना है। मैं डॉक्टर आऊं, मैं अकेले ही रह लूंगी। मुझे आप में से किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन आरती ने एक रूम रेंट पर ले लिया। फाइनली यहाँ ना कोई मुझे रात में खाना बनाने का ताना देगा, ना कोई मेरे करियर को खत्म करने की धमकी देगा। ये मेरा अपना घर है। अब मैं अपनी ड्यूटी भी अच्छे से करूंगी और अपनी जिंदगी भी अपने हिसाब से जीऊंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब आरती टाइम पे हॉस्पिटल आती थी और मरीजों पर फोकस करती थी। वेल डन डॉक्टर, मैंने तुम्हारे पिछले कई महीनों की रिपोर्ट्स देखी हैं। तुम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हो और उस रात उस क्रिटिकल पेशेंट की जान बचाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम हॉस्पिटल की सबसे होनहार डॉक्टर हो। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरे पेशेंट्स और मेरे काम पर है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। आरती अब शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से एक फार्म हाउस खरीद लिया था। आज मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे। आज आप शहर की सबसे सक्सेसफुल लेडी हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं। मुझे पता है कि कई लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अपने सगे मायके वालों को भी छोड़ दिया। समाज की नजरों में मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ जिसने अपना घर उजाड़ दिया है। तो क्या आपको अपने इस फैसले पर कभी पछतावा होता है? पछतावा? बिल्कुल नहीं। मैं भी तो क्या करती। मैं अपनी लाइफ और अपने करियर को एक साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। ना मायके वालों ने सपोर्ट किया, ना ही ससुराल वालों ने। तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद के दम पर सब कुछ करूंगी। आरती का ये जवाब सुनकर सभी लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। आरती का ये इंटरव्यू उसके घर वाले और उसके ससुराल वाले भी देख रहे थे। कुछ ही देर में आरती का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। सो प्राउड ऑफ यू आरती। थैंक यू कविता। जिसके बाद आरती और कविता दोनों खुशी खुशी फार्म हाउस में रहने लगती हैं।